हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव हिस्ट्री के चैप्टर 5 यानी कि पर्यावरणीय आपदा और संघर्ष का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कई टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया था चैप्टर 5 के। आज की इस वीडियो में हम चिपको आंदोलन और अमेजन आंदोलन को डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना या पढ़ा तो अवश्य होगा, बट आज की इस वीडियो में आप चिपको आंदोलन को एक डिटेल में समझेंगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन को डिटेल में समझने से पहले हमें उस घटना को जरूर पढ़ना चाहिए जो कि पेड़ों के संरक्षण से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना रही है। फ्रेंड्स, ऐतिहासिक रूप से पेड़ों के संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब 1730 ईस्वी में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने राजस्थान में खेड़े के पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। फ्रेंड्स, ये घटना राजस्थान के जोधपुर में तब घटी जब 1730 ईस्वी में वहाँ के राजा ने खेड़े के पेड़ों को काटने का आदेश दिया और जिसकी रक्षा करते हुए 363 बिश्नोइयों ने अपना बलिदान दे दिया अमृता देवी के नेतृत्व में। फ्रेंड्स, इतना बड़ा बलिदान विश्व के किसी भी हिस्से में पेड़ों के संरक्षण को लेकर अभी तक नहीं हुआ है। तो जब कभी भी पेड़ों के संरक्षण की बात आती है तो इस ऐतिहासिक घटना को याद करना अवश्य हो जाता है। तो अब आते हैं हमारे अपने टॉपिक पर, जो कि है चिपको आंदोलन। फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन एक अहिंसक वन संरक्षण आंदोलन है जो कि पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं वो हैं गौरा देवी, सुदेश देवी, चंडी प्रसाद भट्ट इत्यादि लोग प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। फ्रेंड्स, पहली बार चिपको आंदोलन 1973 में चमोली जिले के मंडल गांव में हुआ था। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बस चिपको आंदोलन को हल्का सा समझा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण थे जिनके कारण चिपको आंदोलन हुआ और किस प्रकार ये घटना घटी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। फ्रेंड्स, जो ये क्षेत्र है चमोली, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसके साथ ही यहाँ गंगा का तराई मैदान है जो कि दलदल है। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और यहाँ तराई का मैदान होने के कारण जो ये क्षेत्र है ये दूसरे क्षेत्रों से अलग हो जाता है और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी विकट हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों के पास रोजगार का अवसर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है, तो इसी कारण से यहाँ के लोग, जब आंदोलन हुआ उस समय भी और आज भी, खेती और वानिकी पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ लोग अपनी आजीविका और अपना जीवन यापन खेती और वानिकी के द्वारा ही चलाते हैं। वानिकी का मतलब है कि वनों में ईंधन के रूप में लकड़ियाँ इकट्ठा करना, इसके आदि फल वगैरह इकट्ठा करना और ऐसे उत्पाद इकट्ठा करना जो कि उनके काम के लिए होते हैं। फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में औपनिवेशिक समय से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता रहा था। मतलब जब अंग्रेज यहाँ भारत में थे तब भी इस क्षेत्र में लंबे समय तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। इसके बाद जब देश आज़ाद हो गया और जब यहाँ राज्य सरकार आई तो राज्य सरकारों ने यहाँ पर ऐसी नीतियाँ बनाई जिसके कारण यहाँ के पेड़ पौधों जंगलों का बहुत ही ज़्यादा दोहन हुआ और स्थानीय लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया गया। वनोपज पर भारी निर्भरता के बावजूद यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और यहाँ के स्थानीय लोगों को वाणिज्यिक लॉगिंग से जो रोजगार उत्पन्न होता था उससे भी वंचित रखा गया। मतलब देखिए, अब सरकार ऐसी नीतियाँ बनाती थी, राज्य सरकार ऐसी नीतियाँ बनाती थी जिससे कि निजी कंपनियाँ इन इलाकों में जाती थी और यहाँ के पेड़ों को काटकर अपना उत्पादन बढ़ाती थी और बिजनेस करती थी। परंतु उन निजी कंपनियों के इन क्षेत्रों में आने से कुछ रोजगार भी उत्पन्न होते थे और उन रोजगार में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता था, बल्कि कुछ प्रवासियों को बुलाया जाता था और उन प्रवासियों को यहाँ रोजगार दिया जाता था। तो स्थानीय लोगों को इन रोजगारों से भी वंचित रखा गया, जिससे उनमें और भी ज़्यादा असंतोष पैदा होना शुरू हुआ। इसके साथ ही जो पहाड़ी संसाधन थे उन पर अब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। एक तो स्थानीय लोग पहाड़ी संसाधनों पर निर्भर थे, दूसरे प्रवासी जो यहाँ आकर बसने लगे थे वो भी इन्हीं संसाधनों पर निर्भर थे और रोजगार पर भी निर्भर थे वो। परंतु जो वाणिज्यिक कंपनियाँ थी जो लकड़ियों का काम काज करती थी, जो अपना उत्पादन करती थी पेड़ों को काट कर, वो भी इन्हीं संसाधनों पर अब निर्भर थी। तो इससे बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ गया पहाड़ी संसाधनों पर।
इसके अलावा 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसके कारण भारत ने भी अब सड़क निर्माण की योजना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि भारत ने देखा कि चीन भारत की सीमाओं पर अब सड़क बना रहा है, तो इसलिए सुरक्षा के लिहाज से भी सड़क का निर्माण करना भारत सरकार के लिए जरूरी हो गया और सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके तहत 1970 के दशक में एक गंभीर बाढ़ की आपदा आई और 200 से भी अधिक लोगों की जान चली गई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर पेड़ पौधों को ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर काटा जाता है, जंगलों को काटा जाता है, तो इससे प्राकृतिक आपदाएं आती ही आती हैं और पेड़ तो बाढ़ को रोकने में सहायक भी होते हैं। तो जब इतना दोहन किया जाने लगा, काटा जाने लगा, तो इससे बाढ़ जैसी आपदा और भी विकराल होने लगी इन इलाकों में, जिसके कारण कई लोगों की जानें जाने लगी। और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, इन्हीं सब कारणों के कारण उनमें से एक ने 1964 में एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे यहाँ के, जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट। उन्होंने एक सहकारी संगठन दशोली ग्राम स्वराज संघ DGSS की स्थापना की। ये एक इम्पॉर्टेंट संघ है, तो प्लीज़ इसका नाम अभी आप याद रखें, DGSS शॉर्टकट में। इसकी स्थापना गौबेश्वर स्थान पर की गई थी, जो कि चमोली जिले का एक स्थान है। इस संघ के कई कार्य थे। पहला यह कि ये एक लघु उद्योग के रूप में कार्य करता था, जिसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता था। मतलब जो ये संघ बना था DGSS, ये एक छोटे उद्योग की तरह कार्य करता था, जिसमें ये स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करता था और स्थानीय लोगों को शामिल करता था। इसके अलावा जो ये संगठन था, इसके कई और भी कार्य थे, जैसे कि लोगों को बचाना। कई बार बाढ़ जैसी आपदाएं आ जाती थी, इसके अलावा कई और प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो उनसे लोगों को बचाना। पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर जो औद्योगिकरण हो रहा था, उसका विरोध करना। इसके अलावा अपृश्यता, शराब बिक्री पर रोक लगाना, ये भी इसके कार्य थे। तो DGSS एक ऐसा स्थानीय संगठन था, एक ऐसा स्थानीय संघ था जो कि एक बड़ी भूमिका निभाता था। जैसे कि वो कई लघु उद्योग के रूप में भी कार्य करता था, लोगों की कई प्रकार से रक्षा भी करता था और साथ में ही वन विभाग की जो नीतियां होती थी उसका भी कड़ा विरोध करता था। तो इसी कारण से इस संघ का महत्व बहुत अधिक था। बट एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1973 में DGS द्वारा छोटे पैमाने पर उत्पादन के लिए 10 राख के पेड़ों का उपयोग करने के अनुबंध को वन विभाग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि 1973 में DGSS ने वन विभाग से अनुमति मांगी कि हमें 10 राख के पेड़ों को काटने दिया जाए, ताकि हम छोटे पैमाने पर उत्पादन कर सकें। बट वन विभाग ने इस अनुबंध को अस्वीकार कर दिया और इसी अनुबंध को इलाहाबाद की कंपनी साइमंड को बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी गई। साइमंड कंपनी एक स्पोर्ट्स कंपनी थी जो कि स्पोर्ट्स के आइटम बनाती थी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो स्थानीय संगठन था उसको पेड़ काटने से मना कर दिया गया। जो स्थानीय लोग थे वो अपने उत्पादन के लिए पेड़ों को नहीं काट सकते थे, बट एक इलाहाबाद की कंपनी जो कि स्थानीय नहीं थी, उसको वन विभाग ने बड़े पैमाने पर पेड़ काटने की अनुमति दे दी। तो इससे वन विभाग और DGSS दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो गया और DGSS के कार्यकर्ताओं ने इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। DGSS के कार्यकर्ताओं ने कई आंदोलन किए और कई समूह बैठकें की, तथा जब कर्मचारी यहाँ पर पेड़ काटने आते थे तो उन्होंने पेड़ों को गले लगाना शुरू कर दिया। मतलब जब कभी भी लकड़हारे पेड़ काटने आते थे तो DGSS के कार्यकर्ता पेड़ों को गले लगा लेते थे, जिस कारण से लकड़हारे या कर्मचारी पेड़ को काट नहीं पाते थे। और इसका जो विरोध था DGSS के द्वारा, और साथ में ही DGSS ने वन विभाग की नीतियों का कड़ा विरोध जारी रखा, जिसके कारण साइमंड कंपनी को मजबूर होकर कार्य को रोकना पड़ा और सरकार ने साइमंड को जो लॉगिंग परमिट दिया था, यानी कि लकड़ियों का जो व्यापार का जो परमिट दिया था, उसे रद्द कर दिया। साइमंड कंपनी के लॉगिंग परमिट को रद्द कर दिया सरकार ने और इस परमिट को DGSS को सौंप दिया। तो ये जो घटनाएं हुई थी, ये हुई थी चमोली जिले के मंडल गांव में। और इस प्रकार मंडल की जीत के बाद कई अभियान चलाए गए आसपास के गांव में।
मतलब आसपास के गांव में कई अभियान हुए। जो डीजीएसएस के कार्यकर्ता थे उन्होंने कई अभियान चलाए ताकि जो आसपास के गांव हैं वहां पर भी जो निजी कंपनियां हैं जो वनों का जो शोषण कर रही हैं, जो स्थानीय संसाधनों का शोषण कर रही हैं, दोहन कर रही हैं, उसको रोका जा सके और किस तरह पर्यावरण की रक्षा की जा सके, इस बारे में भी ये अभियान चलाए गए। तो इस प्रकार मंडल में डीजीएसएस के कार्यकर्ताओं की जीत हुई थी, यानी कि स्थानीय लोगों की जीत हुई थी। और इसी को 1973 में चमोली जिले के मंडल गांव में पहली बार चिपको आंदोलन माना गया। अगर आपसे कोई भी पूछे कि चिपको आंदोलन कब हुआ और कहाँ हुआ पहली बार, तो आप यही बोलोगे कि 1973 में चमोली जिले के मंडल गांव में चिपको आंदोलन हुआ था। बट जब कभी भी हम चिपको आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में ये घटनाएं आती ही नहीं हैं। हमें तो याद आता है कि किस तरह से महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों की रक्षा की थी। तो आइए अब हम उसी बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, 1974 में रैनी गांव में, जो कि चमोली जिले का ही एक गांव है, वहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसको लोग चिपको आंदोलन के रूप में ज़्यादा याद करते हैं। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो 1974 में सरकार ने निजी कंपनियों के साथ 2000 से भी अधिक पेड़ काटने का अनुबंध किया। मतलब सरकार ने निजी कंपनियों को ये परमिट दे दिया कि वो 2000 से अधिक पेड़ काट सकती हैं, जो कि बहुत ही बड़ा फैसला था, जिसके कारण चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में कई अभियान चलाए गए तथा कई समूह बैठकें हुई और सरकार की इन नीतियों का बहुत ही बड़ा विरोध हुआ और विरोध चलता रहा। एक दिन जब लोगों को, यानी कि जो कार्यकर्ता थे, उनको लगा कि सरकार हमें मुआवजा देना चाहती है, तो वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकले और वो जिला मुख्यालय पहुंचने लगे। मतलब सरकारी दफ्तर के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि सरकार हमें मुआवजा दे सकती है, तो इसके लिए वो गांव से निकले और गांव में महिलाएं रह गईं। ये सरकार और कंपनियों की एक चाल थी। जैसे ही ग्रामीण कार्यकर्ता रैनी गांव से चले गए तो लकड़हारों से लदे ट्रक पेड़ काटने के लिए पहुंच गए। मतलब सरकार और निजी कंपनियों के द्वारा ये चाल चली गई थी कि जब कार्यकर्ता गांव से निकल जाएंगे तब लकड़हारे आसानी से पेड़ काट सकेंगे। और जैसे ही कार्यकर्ता निकल गए वैसे ही लकड़हारे वहां पहुंच गए बड़ी संख्या में पेड़ काटने के लिए। और इसी बीच एक स्थानीय लड़की ने गौरा देवी को घटना की सूचना दी। गौरा देवी रैनी गांव की एक महिला थी। उनको एक लड़की ने ये सूचना दी कि पेड़ काटने कई सारे लकड़हारे आ गए हैं। गौरा देवी ने जानकारी मिलने के बाद 27 अन्य महिलाओं के साथ लकड़हारों से भिड़ने का फैसला लिया। जब वार्ता विफल हो गई, मतलब पहले बातचीत करने की कोशिश की गई महिलाओं के द्वारा, परंतु जब वार्ता विफल हो गई, जब बातचीत से कोई काम नहीं हुआ, तो महिलाओं ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन पेड़ों को गले लगा लिया। अब जब महिलाओं ने पेड़ों को गले लगा लिया है तो लकड़हारे पेड़ों को कैसे काट सकेंगे? अगर उन्हें पेड़ों को काटना है तो पहले उन्हें महिलाओं को काटना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। ये घटना पूरी रात चली। मतलब लकड़हारे अड़े रहे पेड़ काटने के लिए, परंतु महिलाएं पीछे नहीं हटी और जिस कारण से ये घटना पूरी रात चली। और फिर कुछ लकड़हारे फिर वापस चले गए और अगले ही दिन डीजीएसएस के कार्यकर्ता और जो ग्रामीण थे वो वापस आ गए और फिर ठेकेदारों को जंगल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। ठेकेदार तथा लकड़हारे आसानी से पीछे नहीं हटे। डीजीएसएस के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ उनका मतभेद लगातार बना रहा। लगभग 4 दिनों तक उनके बीच संघर्ष बना रहा और मजबूर होकर ठेकेदारों को अब जंगल छोड़ना पड़ा। तो रैनी की जो ये घटना थी वो बहुत बड़ी बन चुकी थी, जिसके कारण जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्होंने एक समिति का गठन किया और उस समिति ने स्थानीय लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके कारण ठेकेदारों और जो निजी कंपनियां थी उनको पीछे हटना पड़ा। 1974 में जब ये घटना हुई तो उस समय जो चमोली जिला है, यानी कि जो उत्तराखंड था, वो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था। तो ये जो मुख्यमंत्री हैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके साथ ही 1972 से 1979 के बीच 150 से भी अधिक गांव इस संघर्ष का, यानी कि चिपको संघर्ष का हिस्सा बने। मतलब कि ये चिपको आंदोलन कितना फैल सा गया और इसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो इसी के चलते 1980 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड के हिमालय में वाणिज्यिक लॉगिंग पर 15 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह ग्रामीणों, यानी कि स्थानीय लोगों ने अपने संसाधनों की रक्षा की और सरकार और वन विभाग को मजबूर किया कि वो उनके लिए अनुकूल नीतियां बनाएं।
जिसके चलते 1980 में इतना बड़ा फैसला लिया गया। और चिपको आंदोलन सभी पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। और बाद में चिपको आंदोलन ने हिमालय संसाधनों की रक्षा के लिए एक सामाजिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया और आज भी ये हिमालय में जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी रक्षा में सक्रिय है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने चिपको आंदोलन को अच्छे से समझ लिया है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अमेजन आंदोलन की। अमेजन आंदोलन ब्राज़ील के एक्रे जंगल में हुआ था। ये आंदोलन अमेजन वर्षा वनों के संरक्षण के लिए हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे चिको मेंडेस। इनका जन्म 1944 में हुआ था और चिपको मेंडेस ने अपना बचपन एक्रे शहर कसापुरी में बिताया था। एक्रे में एक शहर था कसापुरी, जहां पर चिको मेंडेस ने अपना बचपन बिताया था। इन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता के साथ रबर टैपर्स के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। रबर टैपर्स जो रबर के ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे रबर निकालने का काम करते हैं। रबर टैपर्स जब रबर निकालते हैं तो ट्री को पूरी तरह काटते नहीं या पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो जब रबर निकालते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो ट्री की जो छाल होती है उसको किसी नोकीली चीज़ से रगड़ते हैं, जिससे कि कुछ लार सी निकलने लगती है, जिसे रबड़ कहा जाता है। चिको मेंडेस ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। इन्होंने खुद ही पढ़ना सीखा था, खुद ही समझना सीखा था। 1970 के दशक में चिको मेंडेस ने रबर टैपर्स के साथ हो रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध एवं ग्रामीण अधिकारों के लिए कसापुरी में एक ग्रामीण श्रमिक संघ का आयोजन किया था। इसके साथ ही रबर टैपर्स की राष्ट्रीय परिषद की संस्था विकसित की थी। ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें यहाँ के मूल निवासी और जो रबर टैपर्स थे वो शामिल थे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय थे। 1970 से 80 के दशक में ब्राज़ील सैन्य तानाशाही के अधीन था, मतलब ब्राज़ील में सैन्य शासन था और उस सैन्य शासन ने पशुपालन के लिए अमेजन के वर्षा वनों की कटाई को मंजूरी दे दी। मतलब पशुपालन करने के लिए पेड़ों की कटाई को मंजूरी दे दी गई। इसका मेन उद्देश्य यही था, पशुपालन को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना और साथ में खेती बाड़ी को बढ़ाना। इसके लिए जो वर्षा वन थे वहाँ से रबर टैपर्स को हटाना शुरू कर दिया गया, बट रबर टैपर्स पीछे नहीं हटे। उन्होंने जो वन आच्छादित एरिया था, जो वन आच्छादित क्षेत्र था, वहाँ पर कब्जा कर लिया और जब मशीनें आई पेड़ों को काटने तो वो मशीनों के सामने आ गए। जब बड़ी बड़ी मशीनें पेड़ों को जब काटने आई तो जो रबर टैपर्स थे वो मशीनों के सामने आ गए और उन्होंने पेड़ काटने नहीं दिया और इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। अमेजन के आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिको मेंडेस ने रबर टैपर्स के अध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन के साथ भागीदारी की। मतलब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आंदोलन में मेंडेस ने हिस्सा लिया ताकि विश्व का और अमेजन के आसपास के लोगों का इस ओर ध्यान खींचा जा सके कि यहाँ की जो सैन्य सरकार है वो कितना गलत काम कर रही है और वर्षा वनों को काटना अपने फ़ायदे के लिए बहुत ही गलत है। इसी के साथ ही जो रबर टैपर्स थे उनका संघर्ष जारी रहा सरकार की नीतियों के विरुद्ध और 1988 में मेंडेस को गोली मार दी गई। जो उनके विरोधी थे मेंडेस के, जो नहीं चाहते थे कि ये लोग संघर्ष करें, विरोध करें, जो चाहते थे कि खेती होनी चाहिए, पशुपालन होना चाहिए, तो उनके द्वारा 1988 में मेंडेस को गोली मार दी गई और इससे जो विरोध था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और जब इससे बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ा तो सरकार को अपनी नीतियों से पीछे हटना पड़ा और एक्रे जंगल सुरक्षित बच गया। और मेंडेस की मृत्यु के एक दशक बाद उनके सहयोगी एक्रे में सत्ता में आए। जो एक्रे स्थान था वहाँ पर मेंडेस के सहयोगी सत्ता में आए और उन्होंने पर्यावरण अनुकूल नीतियों को स्थापित किया। ऐसी नीतियों को स्थापित किया जिससे कि वर्षा वनों की रक्षा हो सके, वहाँ के पर्यावरण की रक्षा हो सके। तो यहाँ पर भी ये आंदोलन सफल रहा था, परंतु आज भी इन वर्षा वनों की कटाई जारी है। हालांकि ये धीमी हो रही है थोड़ी, बट कटाई जारी है। सरकार की पशुपालन की नीतियाँ, खेती बढ़ाने की नीतियाँ इत्यादि नीतियों के कारण पर्यावरण का नुकसान तो हो ही रहा है। बट इन आंदोलनों ने पर्यावरण की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और इन आंदोलन की वजह से ही आज के टाइम पर भी हम देखते हैं कि कई संगठन या कई लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सामने आते हैं, क्योंकि ऐसे आंदोलनों से ही लोगों को प्रेरणा मिलती है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।